हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 7th की हम किताब पढ़ रहे हैं और इसके तहत हमारा 6 लेसन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इससे पहले 5 लेसन हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। एनसीईआरटी साइंस के तहत ये हमारा 6 लेसन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसको हम आज पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे मकान, कुर्सी, मेज या अन्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं। इनमें देखा होगा कि एक या अनेक वस्तुओं से ये वस्तुएं बनी होती हैं। जैसे लकड़ी की टेबल अगर है, मेज है, तो उसमें लकड़ी लगी होगी और कीलें लगी होंगी। इसी प्रकार मकान बना होता है जिसमें ईंटें, सीमेंट, बालू, सरिया आदि वस्तुएं लगी होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। शक्कर का विलयन बनाना एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। जैसे शक्कर का जो है विलयन बनाना, जैसे शक्कर ठोस होता है और पानी लिक्विड होता है, लेकिन जब शक्कर का विलयन तैयार किया जाता है तो शक्कर पानी में घुल जाती है। इसी प्रकार जब दूध से दही जमता है तो एक अन्य परिवर्तन होता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी रबर बैंड होता है, उसको आप खींच दोगे तो क्या होगा? उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो उसमें भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। उसमें भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिससे आप अपने आसपास देखते हैं। यानी कहा गया है कि 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आमतौर पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इन परिवर्तनों के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पहले यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को हम समझते हैं। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है कि पहले एक कागज लीजिए। इस कागज के टुकड़े पहले 2 टुकड़ों में बांटिए, फिर जो आधा टुकड़ा होगा उसको पुनः 2 टुकड़ों में बांटिए। इनको आप बांटने के बाद क्या इनके कागज में कोई परिवर्तन होता है? कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है?
तो यहाँ पर देखिए कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जैसा कागज़ टुकड़े वाला है वैसा ही कागज़ अन्य कागज़ भी है। दूसरा क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। या तो चाक के पाउडर को एकत्रित कर लीजिए या फिर चाक के एक छोटे टुकड़े का पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चाक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप चाक के पूर्ण चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? तो बिल्कुल चाक के चूर्ण से जो है चाक पुनः बनाई जा सकती है। क्रियाकलाप एक और क्रियाकलाप है कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग को पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्फ़ को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन जाएगा? तो जाहिर सी बात है जो जल होगा वो पुनः बर्फ़ में बदल जाएगा। एक क्रियाकलाप और इसमें बताया गया है कि एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंदें दिखाई देती हैं? यहाँ पर एक सावधानी भी बताई गई है कि ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी को बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे से अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। अब ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा है कि कागज और चाक के अमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप यानी साइज, माप लिखना चाहिए था। साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे किसी पदार्थ का आकार है, साइज है, रंग है और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। यहाँ पर आसान भाषा में समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनके आकार, अवस्था या गुण में परिवर्तन होता है, यानी उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े में क्या हुआ कि पहले ये कागज़ का टुकड़ा पूरा था, लेकिन इसको क्या किया गया, 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया। तो क्या हुआ, इसका आकार तो बदल गया। इसका क्या हुआ, आकार तो बदल गया, यानी पहले ये बड़ा हिस्सा था, अब ये छोटा हो गया, तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया।
लेकिन इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो गुण इस कागज का है वही गुण इस कागज का भी है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे परिवर्तन जिनमें उनके आकार, रंग और अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनके जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण भी बताए गए थे, जैसे शक्कर का विलयन तैयार करना, ये सब कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार हम दूसरे परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। जैसे लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग की पदार्थ की एक परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाती है। देखा होगा कि घरों में लोहे के जो भी वस्तुएं होती हैं वो खुले में अगर पड़ी रहती हैं कुछ समय बाद तो उन पर क्या होता है? जंग लगना शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लान आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुएं जैसे लोहे की हैं, तो यहाँ पर ये सब खुले में रखी हुई हैं, तो इसमें क्या हुआ है? देखिए सब पर भूरी भूरी परत जमी हुई है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग क्या है? लोहा नहीं होता है। जंग उस पदार्थ लौह से भिन्न है जिस पर यह लगती है, यानी जंग जो होता है वो लौह पदार्थ से भिन्न होता है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। यहाँ पर एक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। जैसे बताया गया है कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का एक टुकड़ा लीजिए, इसके सिरे को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगती है। यहाँ पर देखिए कितनी तेज प्रकाश के साथ जलती है। जो मैग्नीशियम का तार होता है वो जब उसको आप जलाओगे तो वो बिल्कुल तेज प्रकाश के साथ क्या होता है? जलता है। और जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर क्या होता है? शेष रह जाता है। जब वो जल जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि एक श्वेत पदार्थ जो है जमीन पर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पर इस समीकरण द्वारा समझाया गया है कि मैग्नीशियम का जो तार होता है उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है, यानी ये मैग्नीशियम है Mg और ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ध्यान दें, यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ बनना या हो जाता है। यहाँ पर तीर का मतलब होता है क्रिया हो गई है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। यहाँ पर रिएक्शन संतुलन से संबंधित नहीं बताया गया है। ये हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि रिएक्शन संतुलित कैसे की जाती है। अब जो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो भस्म बची थी
उस भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए और मिश्रण का लाल और नीले लिटमस से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन के रूप में किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय या अथवा क्षारीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। भस्म को जल में घोलने पर यह क्या होता है? नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। अब जो भस्म बची थी यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बचा था, इसको जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? एक क्षारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जल के साथ क्रिया करके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षारीय विलयन है। एक और क्रियाकलाप इसमें बताया गया शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन को तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। यानी इस विलयन में क्या करें हम? सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। इस एक परगनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने के विलयन के रंग से कीजिए। यानी पहले जल में क्या करें? जल नहीं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें क्या मिलाया गया था? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाल दिया गया? ब्लेड डाल दी गई। और ब्लेड डालने के बाद क्या होगा? इसका रंग कैसा हो गया? हरा। पहले कैसा था? नीला। पहले कैसा था? नीला। लोहे के साथ अपक्रिया के साथ कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन होगा। यानी जो लोहे की ब्लेड थी ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो गई। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अपक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ यानी आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप यानी कॉपर या तांबे की परत के कारण जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 और नीला थोथा, इसे नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा। इसकी क्रिया लोहे से करवाई गई तो क्या बना? आयरन सल्फेट का विलयन बना यानी FeSO4, और जो हरा रंग देता है। और कॉपर भूरा निक्षेप देता है। कॉपर कैसा देता है? भूरा निक्षेप। इसमें क्रियाकलाप कितने हैं? इस लेसन को हम यहीं रखते हैं और इसके आगे हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।